हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने 30 प्रैक्टिस सेट को करना है पूरे, और हम 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इन प्रैक्टिस सेट को हम 2 भागों में डिवाइड करके करते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में क्या है, 2 पार्ट हैं आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका इंग्लिश का रहता है जिसमें 20 क्वेश्चन है, और सेकंड जिसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका हम अभी जो है 10th का सेकंड पेपर अभी कराने वाले हैं। 10वां प्रैक्टिस सेट आपका आज कराया जाएगा, और उसका क्या है, पेपर सेकंड जिसमें तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वो हम कराने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आपको बताना है इसमें से कौन से सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। पहला दिया हुआ है अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, संवेग संरक्षण। यानी कि जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है, ठीक है, जो थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है, थर्ड जो लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का जो तीसरा लॉ है उस पर क्या काम करता है, संवेग संरक्षण का लॉ काम करता है। इसी पर कौन कार्य करता है, रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट किस पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ भी संवेग संरक्षण को डिफाइन करता है। ठीक है, सेकेंड नियम क्या, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का कौन सा है, जड़त्व का नियम आपका कौन सा है, फर्स्ट लॉ, ये हो जाता है फर्स्ट लॉ। और सेकंड कौन सा हो जाता है आपका, सेकंड हो जाता है F = m × a। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेंगे। जड़त्व का नियम का मतलब होता है कि कोई चीज जिस अवस्था में उसी में रहेगी जब तक आप कोई उस पर बाहरी बल ना लगाएं। ठीक है, इस चीज का सबसे ज्यादा अच्छा प्रयोग किसने किया, एलन मस्क ने। ठीक है, एलन मस्क ने इसका बहुत अच्छा प्रयोग अपना जो है किया है, हाइपर लूप जो उन्होंने बनाई है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, CUT, इसे क्या बोलते हैं, ये जो CUT है इसे बोलते हैं कॉपर टी। ठीक है, इसका सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, यानी कि इसके कारण दुष्प्रभाव क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो कॉपर टी होती है ये बेसिकली जो है ये लड़कियों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव है ये है ऑप्शन नंबर ए, रक्तस्राव। इसके द्वारा रक्तस्राव सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर आपको बताना है कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा रावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रावी। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा जो स्थल है इसकी खोज किसने की थी, तो जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी। वैसे ही सिंधु नदी किसके किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, सॉरी, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो आपको बताना है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और अगर इसका पूछता है किसने खोज की थी, तो इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। किसने, रखालदास बनर्जी। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे, इन चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। हड़प्पा की खोज किसने की अगर पूछता है तो दयाराम साहनी आपको बताना है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदड़ो आपको बताना है। रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये दोनों स्थल जो है वर्तमान में कहाँ है आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ये दोनों स्थल अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। आपको ये बताना है बापू माई मदर नाम से ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मनुबाई, मनुबेन गांधी के द्वारा ये क्या है, लिखा गया है, बापू माई मदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा
देने पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। ये आपको बताना है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर कब तक आसीन रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, या फिर 6 महीने या 4 महीने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक क्या है, राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति आसीन रह सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका अगर पूछता है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आपको बताना आर्टिकल नंबर 65। 65 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल के समय में जो है मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो अधिकतम 6 महीने तक उनके पद पर आसीन रह सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है। ठीक है, दीर्घवृत्त का मतलब ऐसे करके पैराबोलिक, ग्रह की अगर कक्षा ऐसी है दीर्घवृत्त है, ठीक है, तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है, सूर्य किधर होता है, एक तरफ होता है इसमें। ठीक है, सूर्य एक तरफ होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो ये बिंदु क्या कहलाता है, इधर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं और ये बिंदु क्या कहला रहा है। ठीक है, यही आपको बताना है। तो ये जो बिंदु कहलाता है वो कहलाता है फोकस। ठीक है, ये बिंदु जो कहलाता है जहां पर सूर्य है वो कहलाता है फोकस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है ठीक है, ये 14 कर लेंगे, 14वीं एशियाई गन चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि 14वीं जो एशियाई गन चैंपियनशिप हुई थी ये कहां पर आयोजित हुई थी। तो जो एशियाई गन चैंपियनशिप हुई है 14वीं, ये हुई है 2019 में। ठीक है, और ये कहाँ हुई है, दोहा में, 2019 में दोहा में ये हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन को काट देंगे और जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा। ठीक है, दोहा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है ब्रीथ इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपको बताना है ब्रीथ इंडिया का संबंध किससे है। ठीक है, ब्रीथ इंडिया का संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रीथ इंडिया का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग से। नीति आयोग से कैसे संबंधित है, तो जो 10 सबसे प्रदूषित शहर होंगे, ठीक है, जो हमारे देश के 10 सबसे प्रदूषित शहर होंगे, प्रदूषित लिख दिया प्रदूषित, जो 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होंगे उनको क्या है, उनका सामना करने के लिए, उनसे निपटने के लिए नीति आयोग ने एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है। 15 सूत्रीय, ठीक है, 15 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसके द्वारा इन 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों से निपटने में हेल्प मिलेगी। इसे ही ब्रीथ इंडिया जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, आपको कौन सी मेमोरी बतानी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर आपको बतानी है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसको वॉलेटाइल ना किया जा सके, यानी कि इसे मिटाया ना जा सके। ठीक है, जिसे एकदम से मिटाया ना जा सके, जिसे, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो एक होती है रैंडम, इसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक होती है रीड ओनली मेमोरी, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये कौन सी होती है, वॉलेटाइल होती है। और जो रीड ओनली होती है ये कौन सी होती है, ये रीड ओनली जो होती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, सॉरी क्या होता है, स्थाई। ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी, स्थाई मेमोरी। और वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, अस्थाई। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये जो रैम होती है, आपको पता है आप फोन लेने जाते हो तो वो पूछता है कितनी रैम का चाहिए, ठीक है, कि 4 64 ठीक है, 8 32 जो 128 जो आता है, ठीक है, ऐसे करके जो आता है, जो पहले बताता है वो होती है रैम, जो बाद में बताता है वो होती है रोम, ठीक है। तो रोम जो होती है, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है, उसमें आपने एक बार मूवी को फिल कर लिया, ठीक है, तो वो जब तक नहीं हटेगी जब तक आप उसे हटाओगे नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, स्थायी हो गई आपकी। और लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन जो रनिंग में है, वर्तमान में रनिंग में है, अगर आप उसे चला रहे हैं तो उसमें कौन सी मेमोरी का यूज होता है, रैम का। अगर आपकी रैम, जैसे मान लो अभी पबजी चल रहा है, पबजी लगभग 5 GB का है, और अगर आपका मोबाइल जो है 4 GB का है, तो आपका पबजी उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो रैम है वो उसी के बराबर होनी चाहिए, एप्लीकेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तब वो उसको चला पाएगा। यानी कि जो रैम होती है, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है ऐप, उसको कंटिन्यू रनिंग कौन करता है, रैम करता है। लेकिन ये अस्थायी होता है, क्यों, क्योंकि जब आप फोन को मान लो आप थोड़ी देर बाद खोलते हैं, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि कौन से ऐप चल रहे थे। आप अगर उन्हें हटा दो तो आप ये नहीं जान सकते कौन से ऐप चल रहे थे, वो वहीं जो है अस्थायी होती है वो, ठीक है, वो वॉलेटाइल होती है, ठीक है, वो नहीं बता पाता कि कौन से, जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करो तो आपको नहीं पता चलेगा कौन से ऐप रनिंग में थे। लेकिन अगर आपने कोई मेमोरी जो है मूवी डाल रखी है, तो आप कितनी भी बार स्विच ऑफ करो ऑन करो, वो आपका डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रोम और रैम का अंतर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो गया मैथ का सेक्शन, यहाँ से आपका मैथ का सेक्शन शुरू हो गया, ठीक है। इसके 9 प्रश्न आपके लगभग किसके रहते हैं, जीएस के रहते हैं। उसके बाद मैथ का पोर्शन आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका सेक्शन आएगा रीजनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है हमारा, इधर लिख लेते हैं हम, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो आपको a/2 यानी a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर, इन सभी के बराबर में एक वेरिएंट मान लेते हैं k। मान लो ये सभी चीजें किसके बराबर है, k के। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल जाएगी, हम ये भी k के बराबर है, ये वाली स्टेप भी k के बराबर हो जाएगी, ये भी k के बराबर हो, इन्हें हम अलग अलग लिख लेते हैं। a/2 k के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2k। इसी प्रकार से b बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3k, ठीक है। यहाँ से c बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका, 5k, ठीक है। यहाँ से आपके ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन वैल्यू को, ए बी सी की वैल्यू को हम सीधे उसमें पुट कर देते हैं जिसका पूछा है। हमसे पूछा क्या, a+b+c/c। तो a की वैल्यू कितनी थी, 2k, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3k, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5k, और नीचे कितना रखना है आपको, 5k। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 5 और 5 10k बटे में आपके 5k बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2k, ठीक है। k से k कट जाएगा, क्यों आएगा, ठीक है, k से आपका k कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 5 दूनी 10 यानी कि 2 आएगा आपका आंसर। कितना आ गया आपका, 2, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इन सब के बराबर हमने एक वेरिएंट रख लिया, यहाँ से हमने एबीसी की वैल्यू निकाल दी, जो हमने उसमें पुट कर दी, हमारी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याएं दी हुई है, ठीक है। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 दिया हुआ है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या आपको बतानी है। देखो जब भी आपको सम संख्या दिया हुआ हो या विषम संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, और उनका दिया हुआ औसत आपको दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर 9 संख्याएं हम ऐसे करके रखेंगे, तो जो बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली जो संख्या होगी वही क्या होगी, उसका एवरेज होगी, औसत क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। क्योंकि
अगर संख्याएं विषम है, मान लो 9 संख्याएं मैं लूंगा तो 4 इधर आई, 3 4 और 4 इधर आई, ठीक है, 4 इधर बराबर हो गई, और बीच में क्या होगी, नवीं संख्या, यानी कि बीच में जो संख्या आएगी ये बिल्कुल जो x है वो इनके बिल्कुल बीच में आएगी, ठीक है। 4 इसके इधर बैलेंस है, 4 इधर बैलेंस है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सबसे छोटी, यानी कि ये वाली जो संख्या है वो पूछ रहा है। अगर ये वाली संख्या मान लो मैं 53 है, ठीक है, और वो कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या। अब बताओ 53 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से कट जाए, और विषम कौन सी होती है? जो 2 से ना कटे। तो इससे छोटी विषम कौन सी होगी? 51, ठीक है। 51 से छोटी कौन सी होगी? 49। 49 से छोटी कौन सी होगी आपकी? 47, और 47 से छोटी कौन सी होगी आपकी? 45। यानी कि 45 क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग भी दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है, ठीक है। अब मान लो दो संख्याएं थी आपकी a और b, इन दोनों का योग वो कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है? 120। और वो क्या कह रहा है? उनके वर्गों, वो जो दो संख्याएं थी a और b, इनके वर्ग, यानी कि a का वर्ग और b का वर्ग, इनके वर्गों का योग, ठीक है। योग कितना है? 289 है, 289 है। तो दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। a प्लस बी आपको पूछा है, क्या पूछा है? a प्लस बी हमसे आपसे पूछा हुआ है। अब आपको पता है a प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा? a प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहां पर आपको ये पता हुआ है, ये आपको पता है, ये तो मोदी जी भी बता चुके हैं एक बार, ठीक है। तो यहां से आपको a प्लस बी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? a प्लस बी फाइंड करना है। और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी भी वैल्यू हमें दी हुई है। देखो ए बी की ये दी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ पे दी हुई है। अब इसका वैल्यू हम लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 289, ठीक है। यहाँ से 289 हो गया। ऐसे ही प्लस 2ab, ab कितना है? 120, और 2 से गुणा करके ए बी लिखूंगा, 120 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। ये 289 प्लस ये 12 दूनी 24, यानी कि 240 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 240 यहाँ से हो जाएगा। अब ये कितना हो गया आपका? इसका ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, 9 8 4 12 के 2 ऐसा लगेगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 529 आपका यहाँ से निकल के आ गया। किसके बराबर आ गया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर ये निकल के आया है 529। अब हमें चाहिए क्या? a प्लस बी मात्र, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। इधर भी हम अंडर रूट करेंगे, 529। तो आपको पता होगा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से a प्लस बी बराबर निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 23। ये किसका वर्ग है? 23 का, ठीक है। a प्लस बी बराबर आपका 23 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, ठीक है। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसने 50 रुपए अधिक पर बेचता और उसे 5% का लाभ होता। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर खरीदी, बेची, ठीक है। यानी कि 100% पे वो लेके आया था, उसने बेची कितने की? 80% की, ठीक है। यही तो है। यदि वह उसे 50 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 80% की जो बेची थी, x का 80% बेचा था उसने, ठीक है। मान लो x कोई वस्तु थी, उसके 80% पे उसने बेची थी, 20% हानि का मतलब 80% पे उसने बेची थी। यदि वह उसे 50 रुपए अधिक में बेचता, 80% तो वो ले लिए उसने, 50 रुपए वो और ले लेता, ठीक है, तो उसे 5% का लाभ होता। यानी कि जो 100% थी वो वस्तु, उस पर कितने का लाभ होता? 5% का। तभी तो 5% का लाभ होता। जब उसने 100 रुपए की खरीदी थी, उस पर 5% का लाभ होगा, तभी उसे लाभ होगा, ठीक है। अगर 100 से कम में अगर वो बेचेगा तो उसे कोई लाभ नहीं होगा।
ठीक है, अभी वो कितने में बेच रहा था, 80% में, अब वो बेच रहा है 80% प्लस में 50 रुपए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 105% के बराबर हो जाएगा एक्स के। एक्स का 105% उसे मिलने लगा, ठीक है, यानी कि एक्स का 80% प्लस 50 रुपए एक्स का 105% के बराबर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं 105, 80 को इधर ले जाते हैं तो एक्स का 105% माइनस 80% बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का 105% माइनस एक्स का, ठीक है, यहाँ पर x का लिख लेंगे इसे, x का, ठीक है, x गुणा 80% बराबर 50 हो जाएगा। अब मैंने इसको घटा दिया तो ये कितना हो गया, x का 25% बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य वो पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य वो पूछना चाह रहा है, तो 50 बटे में आपका 25 आ जाएगा और गुणा में कितना आ जाएगा 100, 25 चौका 100, 5 चौक 20, यानी कि 200 रुपये में क्या है उसका क्रय मूल्य था, 200 रुपये क्या था उसका क्रय मूल्य था। दोबारा से समझ लेते हैं, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पे मतलब बेची, यानी कि वो 100% लाया था, एक्स का 100%, कोई वस्तु थी उसके 100% पे वो खरीद के लाया था, उसने 80% पर बेच दी 20% का लॉस लेके, लेकिन दोबारा वो क्या करता है 80% प्लस 50 रुपये और बढ़ा दिए उसने, तो उसे 5% का लाभ हो गया, ठीक है। हमने इन दोनों समीकरण को बराबर रख दिया और सॉल्व करके 200 हमारा क्या आ गया, सही आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, कोई संख्या मैंने मान ली x, इसके 80% में 80% में 80 को जोड़ दिया उसने, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, x कोई संख्या थी, इसके 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है, परिणाम क्या प्राप्त होता है, स्वयं संख्या प्राप्त होता है, यानी कि x का 80% मैंने निकाला प्लस 80 जोड़ दिया तो बराबर में कितना आ गया, x आ गया। सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80/100, ठीक है, इससे कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है, तो इस 4/5 को मैं इधर ले जाता हूँ, 80 को इधर ही रहना दिया, x और ये इधर माइनस कर देंगे, माइनस x, और 80 को लिख सकता हूँ 4/5, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से 5 एलसीएम आ गया, ठीक है, 5 में से ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस ये 4x है यहाँ पर, बराबर में आपका कितना है 80, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा x, और ये 5 किधर आ जाएगा इधर, तो 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा x, ऊपर कितना था x, यानी कि हमें संख्या कौन सी मिल गई, x। अब क्या कर रहा है वो, x के 80% में 80 जोड़ दो तो आपको कितना प्राप्त होगा, 400 प्राप्त होगा, ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा एक 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, हो क्या रहा है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई वो आपसे पूछ रहा है। देखो एक रेलगाड़ी है वो एक खंबे को पार कर रही है, कोई खंबे या कोई जो है व्यक्ति को जब रेलगाड़ी पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है, ठीक है, तो जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई को, ट्रेन की लंबाई कितनी है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में, यही तो कहना चाह रहा है वो। लेकिन ट्रेन खुद को और प्लेटफॉर्म को, जब वो प्लेटफॉर्म को करती है पार तो वो खुद की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो जब खुद को पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है तो उसे लग रहा है पूरा 25 मिनट, ठीक है, 25 सेकंड सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि 100 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना है 100 मीटर का, ट्रेन को पार करने में कितने लग रहे थे 15 सेकंड खुद को पार करने में, लेकिन प्लेटफॉर्म बढ़ गया तो कितना समय बढ़ गया, 10 सेकंड का आपका समय बढ़ गया, ठीक है, 10 सेकंड का हमारा समय बढ़ गया। और आपको पता है प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई का था, 100 मीटर का। आपको एक फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है, चाल गुणा समय आपको एक फॉर्मूला पता है। रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है। यहाँ पर हमें पता है कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती तो उसे 15 सेकंड ही लगते, लेकिन 10 सेकंड और ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब वो 100 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसे ही पार करने में तो लग रहा है, यानी कि जो दूरी कितनी है 100 मीटर,
इसे पार करने में चाल आपको निकालनी है रेलगाड़ी की। समय कितना लग रहा है हमारा, 10 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 10 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो इससे ये काट दूं मैं, तो चाल बराबर आपकी कितनी आ गई, चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो निकल के आ गया चाल बराबर। वो पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें चाल पता चल गई। अब हम ये निकाल सकते हैं कि 15 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितना दूर जा रही है, ठीक है। तो दूरी बराबर, दूरी कितनी तय हो रही है, दूरी यानी कि ट्रेन जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई को 15 सेकेंड में पार कर रही है, और ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से, ठीक है। तो आपको पता है 10 गुणा 15 करूंगा तो 150 मीटर निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 10 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में। इसका मतलब क्या हुआ चाल का, 10 मीटर चल रही है वो 1 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में कितनी चलेगी, 150 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से भी निकाल सकते हैं चाल बराबर कितना है आपका 10, और जो समय है वो कितना लग रहा है 15 सेकेंड। तो यहाँ से 150 मीटर क्या हो गई आपकी दूरी हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई ये वाली दूरी, क्योंकि ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड में खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से, दर आपको पता है, रेट आपको पता है 15% दी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कितने समय में, टी यानी कि टाइम आपसे पूछा है, समय पूछा है, कोई धनराशि हमने मान ली x, p बराबर कितना मान लिया x, ठीक है। कोई धनराशि ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, इंटरेस्ट भी उसे x ही मिलना चाहिए, तभी तो दोगुनी होगी। यानी कि कोई मैंने x रुपए किसी को ब्याज पे दिए, उसने मुझे लौटा के कितने दिए 2x रुपए, ठीक है। तो x रुपए तो मैंने दिए थे उसे, और उसने 2x दिए हैं, यानी कि x ब्याज दिया है उसने। ऐसे मान लो 10 रुपए मैंने किसी को दिए थे, उसने लौटा के मुझे 20 रुपए दिए, तो मैंने 10 रुपए तो उसे दिए थे ना भाई, तो 10 मैं निकाल दूंगा तो 10 रुपए जो बचेंगे वही तो ब्याज है मेरा, वही तो ब्याज है। ऐसे ही इसने x रुपए दिए, उसने लौटा रहे कितने 2x, तो x मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। तो x मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ब्याज हो गया। अब यहां से चलते हैं हम, अब आपको पता होगा इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो I बराबर आपको पता है x दिया हुआ है, I बराबर x दिया हुआ है, रेट कितनी हो गई P, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, रेट कितनी है आपकी 15%, और टाइम आपसे पूछा है, अपॉन में कितना हो गया 100, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, और ये टाइम बराबर कितना हो जाएगा 100 इधर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 100/15, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, ये भी नहीं आएगा, 15 छिक्का 90 यही आएगा, ठीक है। 15 छिक्का 90, ये 6 बार जाएगा 90, और 10/15 बचेगा, तो ये 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 6 सही 2/3 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया था, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन था उसे x मान लिया, और जो ब्याज था उसे भी x मान लिया। हमने जो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 में लगा दिया इसे, हमारा कितना निकल के आ गया 6 सही 2/3 समय जो है निकल के आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये आपके जो है मैथ का सेक्शन खत्म हो गया, लगभग 6 और 7 क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का पोर्शन शुरू होता है। इस प्रश्न में आपको पता है कोडिंग दी गई है, ठीक है। इस प्रश्न में आपको कोडिंग दी गई है, ये कोडिंग दी गई है, गुड लक को 589 लिखा है, ऐसे ही रूप में लिखा गया, तो इस कोड को गुड को कैसे लिखा जाएगा ये हमें यहाँ से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको एक आकृति के द्वारा इन दोनों में कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं, इन्हें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला लिख लेते हैं ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट दिया हुआ है, इसके आगे कोड कितना दिया हुआ है 645, ठीक है।
ऐसे ही बेस्ट ऑफ लक दिया हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, इसके आगे कोड कितना दिया हुआ है 786। अब देखो इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन छांटना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, बेस्ट। ये मैंने एक आकृति में बंद कर दिया, बेस्ट बराबर, तो इधर भी एक चीज कॉमन होगी, नंबर में भी एक चीज कॉमन होगी। आप देख रहे हैं 6 यहाँ पर कॉमन है, 6 क्या है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। 6 यहाँ से कॉमन हो गया, इसका मतलब बेस्ट का क्या हो गया 6 कोड हो गया। ऐसे ही अब द लक, द गुड लक को भी हम क्या करते हैं, द गुड लक, इसका कोड भी हमें दिया हुआ है 5, 8 और 9, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके हम लक का निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, लक कॉमन है। इसे त्रिभुज में बंद कर देता हूं मैं, तो इधर जो कॉमन होगा वो वर्ड हम लिख लेते हैं 8, 5, 8 कॉमन है, ठीक है। 8 यहाँ से, 8 किसका हो गया, लक का हो गया, ठीक है। ऑफ का क्या हो गया 7, यहाँ पे ऑफ बचा, ठीक है, यहाँ पर ऑफ बचा, तो ऑफ का कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट, ऑफ का कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक का हमें तीनों का पता चल गया। बेस्ट का कौन सा हो गया 6, ऑफ का कितना हो गया 7, लक का कितना हो गया 8। हमें चाहिए गुड का, ठीक है, हमें चाहिए गुड का, तो गुड का या तो 5 होगा या 9 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लक का 8 है तो गुड का या तो 5 होगा या 9 होगा। एक चीज़ तो आपको पता है, यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल रही है, या तो 5 या 9। गुड का यहाँ से या तो 5 होगा, 5, 8, 9, ठीक है। लक को हम 8 लिख सकते हैं ना, ठीक, 5 या 9। तो यहाँ पर सिर्फ आपका 5 ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन 9 दिया गया है, ऐसे आपको पता चल गया, ठीक है। अदरवाइज हम अभी इसे और फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा दी कॉमन है, ठीक है। दी जो है वो कॉमन है इन दोनों में, तो दी के लिए क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से वर्ड 5 और 9 में से कोई कॉमन होना चाहिए, तो दी के लिए जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है 5 को, ठीक है। ऑल के लिए 4। अब आपको पता चल गया कि गुड के लिए क्या प्रयोग किया गया है, फिर गुड के लिए 9 आपका प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है सबसे लंबा कौन है। इसमें हमें क्या बताना है, सबसे लंबा कौन है। ये लोग दिए गए हैं, इनमें से सबसे लंबा आपको बताना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है जो जिससे लंबा है वैसे ही हम लिख दे रहे हैं। देखो रोहन क्या है, रोहन दे रखा है, रोहन किससे बड़ा है, रोहन हरी से बड़ा है। किससे, हरी से बड़ा है, रोहन हरी से बड़ा हो गया, ठीक है, लंबा है। जो सुरेश से छोटा है। अब जो लिखा होता है ना, जो लिखा होता है ये बिल्कुल पहले वाले के लिए लिखा होता है, हरी के लिए लिखा है। हरी किससे लंबा है, सुरेश से छोटा है। हरी सुरेश से छोटा है, यानी कि सुरेश किससे बड़ा होगा, हरी से। सुरेश जो होगा वो हरी से बड़ा होगा, और रोहन से कौन छोटा है, हरी छोटा है, ठीक है। ये चीज आपकी पता चल गई। अभी तक सबसे बड़ा कौन है, रोहन, ठीक है। अब मोहन हरीश से लंबा है हरीश से, ये हरी है, हरी अलग है, कोई हरीश है, हरीश कोई अलग है। इससे बड़ा कौन है, मोहन, ठीक है, मोहन इससे बड़ा है। ये चीज हमने क्या लिख ली, अलग लिख ली। अब वो कह रहा है लेकिन हरी से छोटा है, कौन, मोहन हरीश से लंबा है, मोहन हरीश से लंबा है, लेकिन मोहन जो है हरी से छोटा है। मोहन किससे छोटा है, हरी से छोटा है। तो हरी से अगर मोहन छोटा होगा तो इससे छोटा हरीश है, हरीश इससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोहन हरी से छोटा हो गया और मोहन से छोटा हो गया हरीश। अब तक हमारा सबसे लंबा कौन है, रोहन है। इन सबसे तो हमें मतलब ही नहीं रखना है। अब देखो हरी से छोटा है, हरी से छोटा है, सुरेश रोहन से छोटा है। सुरेश भी क्या है, ये वाला सुरेश क्या है, रोहन से छोटा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया सबसे बड़ा कौन है, रोहन। रोहन से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, रोहन से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि छोटी जो संख्या ज्ञात करनी है, आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हमारी एक सीरीज दी गई है, ठीक है, सीरीज दी गई है, इसमें से हमें छोटी संख्या आपको बतानी है। तो ये देखो 10 से 16 हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। क्या इनमें कोई सीक्वेंस बनना है, तो देखो 6 बढ़ा और 4 घटा, फिर
8 बढ़ा, फिर कितना घटा, 6 घटा, यानी कि देखो कोई सीक्वेंस बन रहा हो तो +6 -4 +8 -6, पहले 6 प्लस हुए, फिर 2 8 प्लस हुए, ठीक है। तो आप प्लस कितने होने चाहिए, 10 प्लस होने चाहिए, ठीक है। तो ये 24 आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर इससे 2 ज़्यादा प्लस हो रहा है, फिर इससे 2 ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो फिर इससे 2 ज़्यादा प्लस होगा, यानी कि 14 + 10, 14 + 10 कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। एक बार तो हम इस तरीके से मान लेते हैं। एक और तरीका दिख रहा है मुझे, देखो 10 से ये 12 हो रहा है, 12 से ये 14 हो रहा है, यानी कि 10 और 2 12, 12 और 2 14, ठीक है। 14 और 2 कितना आएगा, 16, ये वाला यहाँ पर आएगा। इससे पहले वाला हमें ढूंढना है, क्योंकि ये एक एक के गैप के बाद हो रहा है। तो देखो 16 और 4 20, 20 और 4 24, यानी कि इस तरीके से भी हमारा 24 ही बन रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं। ए और बी कौन है, भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ कोई है, उसकी पुत्री कौन है, ई है, ठीक है। इस लाइन को हम छोड़ देते हैं। ए और बी क्या थे, भाई हो गए, ए और बी क्या हो गए, आपस में भाई हो गए, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। ई पुत्री, ये वाली लाइन छोड़ दी। एफ पत्नी है बी की, बी की पत्नी हमें पता चल गई कौन है, एफ। एफ कौन है, बी की पत्नी है, बी की पत्नी एफ है। ई का ए से क्या संबंध है, अब देखो ई पुत्री कौन है, एफ की, एफ की पुत्री कौन हो जाएगी, इसकी और इसकी दोनों की पुत्री हो जाएगी, ई पुत्री। अब कैसे पता कर सकते हैं, देखो बी की पत्नी कौन हो गई, एफ, यानी कि बी की अगर पत्नी है ये और एफ की लड़की है ई, एफ की लड़की है ई, तो इसकी भी लड़की होगी, ये दोनों पति पत्नी है तो इनकी भी तो ये लड़की होगी, ठीक है। ये इसका भाई है, यानी कि जो अब ये पूछ रहा है ए का संबंध क्या है ई से, तो ई का ए से क्या संबंध होगा, ई कौन है, भाई, इसके भाई की लड़की है, ए के भाई की लड़की कौन है, ई, या ई जो है ए की कौन होगी, भतीजी आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहां से भतीजी तो हो जाएगी। ई के पापा के भाई का ई से क्या संबंध होगा, आपके पापा के जो भाई होंगे वो आपके चाचा होंगे, तो वो आप उनके कौन हो गए, भतीजे या भतीजी, तो ये लड़की है तो ये क्या हो जाएगी, भतीजी, यहां से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था, इन सभी स्टेप को हमें क्या करना है, एक बार गिन लेना है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16, ये जो गिने, जो भरे हुए हैं और जो नहीं भरे हुए हैं सब हमें गिन लेने हैं। अब ये 16 हो गए, अब इन्हें मैं 4 गुणा 4 के ही रूप में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। 16 को 4 गुणा 4 ही लिख सकते हो, ठीक है। लिख तो आप 1 गुणा 16 भी सकते हो, उसका मतलब नहीं है, हमें क्या है, बराबर में तोड़ना है उन्हें, ठीक है, उनके ग्रुप्स बनाने हैं। तो 4 4 के अलावा आप और ग्रुप नहीं बना सकते, 5 गुणा 4 नहीं कर सकते, 5 5 5 के जोड़े नहीं बना सकते, ऐसे करके 4 4 के 4 जोड़े इसमें से आपके निकल आएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने गैप दे दिया, इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने गैप दे दिया, इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने गैप दे दिया, ठीक है। 4 4 के 4 जोड़े आपके बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे देखो, ये चौथा वाला क्या कह रहा है, ए बी बी एन, यानी कि इन सब में समान आएगा, तो इनमें सब में क्या आना है, ए बी बी और एन। ए यहाँ पर बी है, इससे पहले क्या आएगा, बी, और यहाँ पर क्या आएगा, एन। ऐसे ही यहाँ पर बी बी एन, तो ए बी बी एन, ठीक है। ये आपका फिल हो गया। अब हमें देख लेना है कि हमने क्या क्या फिल किया, वही वाला ऑप्शन हमें चूज कर लेना है। तो ये बी बी एन बी बी, बी ये वाला नहीं होगा, बी एन बी बी, बी बी ए एन, ये नहीं है, एन ए एस में, बी एन बी बी ए एन, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आपको सीक्वेंस बनाना है इन सभी चीज़ों का, ये दिए हुए हैं, आपको इनका सीक्वेंस फाइंड करना है। तो देखो क्या करते हैं, वो कह रहा है थका मांदा, रात्रि, दिन, कार्य और नींद। सबसे पहले दिन निकला होगा, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सबसे पहला होगा, ये तो आपने काट दिया, पहला नंबर काट दिया। दिन में क्या किया उसने, कार्य किया, यानी कि 3 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 5 समी में है। दिन में कार्य किया, उससे क्या हो गया, वो थक गया, यानी कि 3 5 1,
3 5 1, ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब 2 रह गए, ठीक है। 3 5 1, थक गया वो, थकने के बाद क्या होगा, रात होगी या नींद आएगी, तो पहले रात होगी, ठीक है, तभी तो वो सोएगा, तो 2 नंबर पहले आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिन निकला, फिर कार्य किया, फिर वो थक गया, कोई व्यक्ति था, फिर रात हो गई और उसे नींद आ गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, माइनस का अर्थ भाग है, ये मतलब क्या है, आपको चिन्ह बदलने हैं सीधे, तो आपको ये बताना है कि कौन सी समीकरण इसमें से फिट बैठेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था, आपको ये देखना है कि भाग किसका अर्थ है, तो भाग आपका माइनस का अर्थ है, ठीक है। तो माइनस वाले को देख लेते हैं हम, एक तो ये दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है और इसमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कौन कौन से डायरेक्ट कट जाएंगे। अगर मैं भाग करूंगा, माइनस के को भाग में बदलूंगा तो कौन सा डायरेक्ट कटेगा, इन सबको मैंने भाग बता दिया। 12 दूनी 24, सबसे अच्छा कौन कट रहा है, यही वाला कट रहा है। और प्लस का अर्थ आपका क्या है, अगर प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ अगर गुणा है, या इसके बाद जो चिन्ह दिया उसका अर्थ अगर गुणा है, तब भी हो सकता है वो आंसर ये बराबर वाले से कट जाए। यानी कि गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ना है, ये भी नहीं कटेगा। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है। यानी कि आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। यहाँ से ये डायरेक्ट कट रहा है और ये भी डायरेक्ट कट सकता है, क्योंकि 18 इसके गुणा में है, 9 दूनी 18 इसके गुणा में है, तो 2 से ये कट जाएगा। 7 2 दूनी 4, तो 4 6 24, 6 और 3 दूनी 6, ये कट सकता है। तो हम पहले सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट कट रहा हो हम उसे क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको भाग में बदल के मुझे सबसे जल्दी आंसर मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 24 माइनस की जगह क्या रख दिया, भाग 12, ठीक है। प्लस की जगह हमें क्या रखना है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, ठीक है, गुणा। और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ है घटाना। 12 के बाद 16, 12 के बाद फिर से 12, 12 के बाद 12, फिर भाग का अर्थ है आपका घटाना, इसके बाद 16, ठीक है। 16 के बाद गुणा दिया हुआ है, गुणा का अर्थ आपका दिया हुआ है जोड़ना, ठीक है। प्लस 12 प्लस 18 प्लस 18, यही तो है, प्लस 18। तो इसका हमें कितना निकल के आएगा, ये देख लेते हैं, 24 12 12 16 18, ठीक है, सही है ये। तो ये यहाँ से काटेंगे हम, 12 दूनी 24 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 गुणा 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस के 16 प्लस के 18, यही तो हो गया। प्लस प्लस वाले ये कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 18 ये प्लस के हो गए, ये दोनों जोड़ लेंगे। माइनस इसमें से क्या करना है, 16 करना है। माइनस कितना करना है, 16 करना है। तो 16 और माइनस के 16 प्लस के 18 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है, प्लस का 2 यहाँ से बचेगा, प्लस का 2 और 24 ही है, यानी कि 26 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। हमें और कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे भाग दिया हुआ हो, ठीक है, उसी को चेक करते हैं। भाग किसका अर्थ है ये चेक करते हैं। तो माइनस का अर्थ था भाग, मैंने माइनस की जगह भाग लगा के देखा, ये सीधे कट गया, इसी को मैंने चेक कर लिया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। यहाँ से क्या है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जिस प्रकार प्रोटीन का संबंध आपका विकास से है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे है, आपको बताना है, ठीक है। प्रोटीन का संबंध किससे है, विकास से है। तो जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। प्रोटीन से क्या होता है, विकास होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, इसमें से 3 जो है वो समान है, आपको एक बताना है। तो देखो, जेब्रा हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, मगरमच्छ, इनमें से आपको डिफरेंट बताना है। तो आपको पता है इसमें से डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये सभी जो है थल पर निवास करते हैं, जेब्रा बाघ हिरण, ये जल और थल दोनों पर निवास करता है, ये अलग हो गया, ठीक है। और ये सरीसृप का जानवर कहलाता है, ये कौन हो गए, ये स्तनधारी हो गए तीनों। तो ये चीज भी इन दोनों को, इन तीनों को इससे अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि अक्टूबर का पहला दिन रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अक्टूबर का पहला दिन अगर रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन यहाँ से होगा। देखो, ये आपका
रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, अक्टूबर का पहला दिन रविवार हो। अब देखो पहली तारीख को क्या था, रविवार था। वो पूछ कौन से दिन रहा है, नवंबर को, पहली नवंबर को, 1 तारीख को, नवंबर 1 तारीख को नवंबर में वो पूछ रहा है। अब देखो अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 का। पहले को रविवार था, बचे कितने दिन, 30 दिन, और 1 दिन नवंबर का। ठीक है, 1 दिन कितना, नवंबर का। कितने दिन हो गए, 31 दिन ही तो बचे आपके आज से। अगर मान लो आज रविवार है, पहली तारीख है, तो आज के 31 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, पहला नवंबर। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर कितने का रहता है आपका, 31 का, और अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। नवंबर की पहली तारीख को क्या हो जाएगा आपका, नवंबर की पहली तारीख को जो है, नवंबर की पहली तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, ये हमें बताना है। अब हमें पता है 7 दिन बाद रिपीट होते हैं दिन, तो हम 7 से क्या करेंगे, 31 को भाग कर देंगे सीधे, तो 7 चौक 28। अब जो रिमाइंडर बचता है वो इसमें जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से, देखो 7 चौक 28 हो गया, 28 के बाद कितना बचा, 3 बचा, 3 आपका बचा। अब दिन कौन सा था, रविवार था। ठीक है, रविवार में हमें कितना जोड़ना है, रविवार में 3 दिन और जोड़ दो, रविवार +3, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार। ठीक है, तीसरा दिन कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन, बुधवार आपका तीसरा दिन हो जाएगा। क्या करते हैं, पहली तारीख को अगर कोई सा दिन दिया हुआ हो तो उससे आगे जितने दिन दिए हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं आप, उसके दिन निकाल लेंगे हम, टोटल कितने दिन है, और उसे 7 से भाग कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ नहीं बच रहा है तो वही दिन होगा, और अगर कुछ भी बच रहा है तो जो दिन दिया गया है उसी में आप जोड़ देंगे, वो दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें से मैंने बताया था कि आपको ये वाली संख्याएं लाने की कोशिश करनी है जो बड़ी वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे दिया गया है 3, 10, 6 दिया है, इनसे आपको 186 बनाना है। अब हम क्या करते हैं, सभी की गुणा करके देख लेते हैं। सभी को जोड़ के तो आएगा नहीं, ठीक है, आपको पता है। सभी का स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये भी लगभग नहीं बनेगा आपका। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, तो मैंने तीनों की गुणा करके देख लेते हैं। 10 6 60 और 60 तियाँ 6 तियाँ 18, तो 180 हो जाएगा। ये 180 हो गया, कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, हमें पता है 6 कम है, और ये लास्ट में 6 दिए गए हैं। हो सकता है इस 6 को लास्ट वाली संख्या को जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा हो, तब कितना हो रहा हो, 186। हमें 186 बनाना है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, इन तीनों का गुणा किया और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दिया गुणा करने के बाद। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब देखो अगर यही प्रोसेस इसमें फॉलो हो रही है तो हमारी क्या है, समीकरण ठीक है। तो 9 पंजे 45, 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 135, और लास्ट वाली संख्या को हम 135 में जोड़ देंगे। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 3, तो कितना आ जाएगा, 138। यानी कि हम जो तरीका लगा रहे हैं वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 1 36, 7 पंजे 35, 1 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसे क्या करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 5। ठीक है, ये 5 है, तो ये 5 दूनी 10 तियाँ 30 हो जाएगा। 30 प्लस 5 35 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 35 आंसर आपका आ जाएगा। 5 दूनी 10 तियाँ 30 और 5 35 आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका 35 आंसर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये कह रहा है आपका, देखो वो कह रहा है कौन सी आकृति गौरैया पक्षियों और चूहों के मध्य संबंध बताती है। अब बताओ पक्षी इसमें कौन सा है, इन दोनों में पक्षी चूहा या गौरैया, तो गौरैया आपको पता है पक्षी है, तो पक्षी का जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या आ जाएगी, गौरैया आ जाएगी। लेकिन चूहा पक्षी नहीं है, तो इसे क्या रखेंगे, बिल्कुल अलग रखेंगे। तो कौन सा ग्राफ आपके इस को फॉलो कर रहा है, इसमें इन्होंने दोनों पक्षियों की श्रेणी में रख दिए, ये चीज़ गलत हो गई। इसमें इन्होंने पता नहीं क्या किया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, इसे मान लो अगर गौरैया, ठीक है, इसे गौरैया मान लिया, इसे मैंने पक्षी मान लिया, और इसे मैंने मान लिया चूहा, इसे मान लिया चूहा, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है ये, कि इसके बाद ये तीनों आकृतियाँ दी गई हैं, आपको ये देखना है इन दोनों में सिमिलर क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 4th नंबर आंसर देना है। तो हमने देखा कि 2 और 3 देखो आप बिल्कुल सेम है, जो चीज़ जहाँ है वो वही है।
ठीक है, 2 और 3 बिल्कुल सेम है, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट भी सेम होनी चाहिए। तो हमें क्या है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सेम लास्ट वाली देखनी है। ठीक है, इसमें सही का निशान ये है, कट का होना चाहिए यहाँ, सही कट ये वाला हो गया। ठीक है, सही कट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे ये आएगा और वहाँ पे कट का निशान है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी इसमें गलत थी, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, लास्ट प्रश्न आपका रहने वाला है। हमें बताना है कि ये वाली जो आकृति है ये इन चारों में से किस में दिखाई दे रही है आपको, इसमें, इसमें, इसमें या इसमें। ठीक है, तो ये जो आकृति है आपकी वो किस में दिखाई, किस में बन सकती है आपकी, किस में बन सकती है ये वाली आकृति। ठीक है, तो इसमें देखो जो त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सॉरी, इसमें ये आकृति बिल्कुल फॉलो आपकी कर रही है। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेनी, जो आकृति इसमें बनी है वही आपको फाइंड करनी है, जिसमें आपको दिख जाए वही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके कितने प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। तो जो है आपका जो 10th का सेकंड नंबर पेपर था ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और जो है 30 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। तो मिलते हैं 11वें प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।